सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पिछले टर्म में कुछ जो काम किया है आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौन से ऐसे काम हैं जिनके रिजल्ट से आप खुश हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे शायद या नहीं कर पाए? सबसे पहला मेरा एक काम अच्छा है कि बीड एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ रेलवे का ट्रैक ही नहीं है और हमारे आज़ादी के पहले से बीड अहमदनगर कल्याण रेलवे लाइन हो, ये हमारी मांग थी और उसके लिए अभी तक 1952 से कोई भी प्रयास नहीं हुआ था। मैंने इस रेलवे मार्ग को मंजूर किया और अब ये अमरनाथ तक यानी 100 किलोमीटर तक रेलवे का अर्थवर्क पूरा हुआ है, ब्रिजेस हुए हैं और 22 किलोमीटर लोह मार्ग भी पूरा हुआ है। और ये बात है और अहमदनगर से कल्याण तक सर्वे करने का भी फैसला किया है। ये मुझे इस बात की खुशी है और ये सबसे अच्छा काम ये मैंने किया है। दूसरी बात, मैं जो करना चाहता था नहीं हो सका है, हमारा ये ऑल इंडिया दूरदर्शन का सब स्टेशन है बीड डिस्ट्रिक्ट में, उसको अपग्रेड करना चाहता था मैं, लेकिन अभी प्राइवेट काफ़ी मीडिया आने के कारण दूरदर्शन वो अपग्रेड कर नहीं पाई। और तीसरी बात ये है कि मुंबई से सीधी ट्रेन परली को हो, एक मेरी इच्छा थी, लेकिन अभी इसी महीने में वो शुरू हो गई। वो काम मैंने पूरा किया है। मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित काम है जिसके बारे में परली से आप 5 ट्रेन चल रही है, पंढरपुर, मीरज, पूर्णा, ये एक भी ट्रेन नहीं थी, वहाँ से 5 ट्रेन शुरू करने का सफलता मुझे हासिल हुई। इसका मुझे समाधान है, लेकिन वो इसका अपग्रेडेशन ऑफ आकाशवाणी केंद्र और अपग्रेडेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र कर नहीं पाया मैं। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कृषि प्रधान कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी लेबर फोर्स सप्लाई करती है इस देश को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ या लेजिस्लेशन आगे आप काम करना चाहेंगे जिससे कॉन्स्टिट्यूंसी के इस विभाग को फ़ायदा हो? मेरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ केन कटर लेबर बहुत हैं जो गन्ना काटते हैं और ये लेबर लगभग 200 फैक्ट्री में देश के विशेषतः महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम करते हैं। उसके लिए हम एक कानून लाना चाहते हैं, असुरक्षित लेबर है, इसके लिए कोई कानून नहीं महाराष्ट्र में। उसके लिए बहुत हमने सहयोग करके उनके सवाल को हल किया है, लेकिन उनको उनके 2 प्रॉब्लम हैं। एक है उनके रहने का घर नहीं है, तो उनके लिए हाउसिंग पॉलिसी लाना चाहिए जो केन कटर है उनके लिए। और वो गांव छोड़कर 6 महीने जाते हैं तो उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, पढ़ाई का प्रमाण बहुत कम है। तो रेसिडेंशियल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच डिस्ट्रिक्ट, अगर हमारी सरकार आ गई तो रेसिडेंशियल स्कूल गन्ना काटने वाले किसानों के बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल गांव में, एक हम करना चाहेंगे। और दूसरा है कि उनके लिए ये असुरक्षित जो लेबर है उनके लिए जैसे माथाड़ी कामगार के लिए कानून है वैसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे, ये हमारा ये 2 अपेक्षा है और वो करने के लिए सरकार में आने के बाद मैं कोशिश करूँगा। आपने रिसेंटली आवाज़ उठाई थी, आपने कहा था कि जो कॉम्पनसेशन हेल स्टॉर्म जो फार्मर्स जिन्हें अफेक्ट किया है, वो जो कॉम्पनसेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो काफ़ी नहीं है जो उनको मुआवजा दिया गया है। आपको लगता है कि अगर फेडरलिज्म ज़्यादा हो जाए, स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो, तो इससे इन चीज़ों का बेहतर फैसला हो पाएगा? नहीं, देखिए इसके लिए ठीक कोई पॉलिसी नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में फेमिन एक्ट था, कम बरसात से ज़्यादा बरसात से नुकसान हो तो एक फेमिन एक्ट था जिसके कारण सरकार मदद कर सकती थी। हमारे आज़ादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सेंट्रल कहती है केंद्र मदद देगा, केंद्र कहती है ये राज्य का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में सेंट्रल और राज्य की जिम्मेदारी क्या है ये तय करना चाहिए। एक जैसे फेमिन कमीशन था अंग्रेजों के ज़माने में, वैसे इसके लिए नेचुरल क्लाइमेट जब आती है तो नेचुरल क्लाइमेट में क्या जिम्मेदारी होगी सेंट्रल और राज्य की, इसके लिए पॉलिसी लाना होगा और वो पॉलिसी लाएंगे तो मदद मिलेगी। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कोई मदद नहीं किया और आज
मेरे जिला सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उसको अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है। और जो राहत देनी है उस राज्य की सरकार दे रही है, केंद्र सरकार ने तो कोई राहत नहीं दिया। केंद्र सरकार राज्य को पैसा देगी, राज्य सरकार राहत करेगी। और राज्य सरकार ने फैसला किया कि 4,500 रुपये प्रति एकड़ देंगे। उससे कुछ होने वाला नहीं, बहुत नुकसान हो गया, किसान उद्ध्वस्त हो गए हैं। और 72 लोगों ने सुसाइड किया है, उसमें हमारे ज़िले में भी 6-7 लोगों ने सुसाइड किया है। तो और हज़ारों लोग सुसाइड करेंगे, अभी तक किसी भी ज़िले में राहत नहीं पहुंची। तो मेरी ये मांग है कि उनका इस साल का कर्जा माफ़ किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ किया जाए, और प्रति किसानों को ये प्रति हेक्टर 25,000 रुपये राहत हो तो वो कुछ उभर सकेंगे, अन्यथा नहीं। और इसके लिए मैंने राज्यपाल की भी भेंट की है। और अगर हमारी सरकार भी आने के बाद, अगर ये सरकार सेंट्रल की और राज्य की कुछ नहीं करेगी, राज्य और केंद्र में सरकार आएंगी, तो हम राहत देने के बारे में आज आश्वासन देने वाले किसानों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी मुझे आपसे पूछनी थी कि जो सेंटर की वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है या फूड राइट टू फूड वगैरह हैं, तो उनको स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब इम्प्लीमेंटेशन की जो दिक्कत आती है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में सॉल्व हो पाई है? नहीं, क्योंकि मनरेगा का जो सवाल है ना, तो उससे ये महाराष्ट्र के लिए उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मनरेगा ये महाराष्ट्र का रोजगार हमी का EGS का एक रूप है। और ये सरकार 1972 में अकाल बहुत बड़ा हुआ था, तब से लेकर ये स्कीम आने तक यहाँ EGS ये स्कीम चलती थी, रोजगार गारंटी की स्कीम चलती थी। और वो चलने के कारण यहाँ मनरेगा में काम करने के लिए कोई ये स्थिति में काम करने के बारे में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मनरेगा में महाराष्ट्र में क्या फायदा, एक किसान को इस खेत से उस तक जाना है तो उसके लिए इसका पैसा खर्चा हो तो इसका फायदा होगा। गाँव तक रास्ता महाराष्ट्र में बन चुका है, तो ये इसका फायदा गांव के अंदर सड़क बनाने के लिए इसका फायदा करना चाहिए। और गांव से खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं किसानों को। गांव से अब महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत बदल चुकी है, अब लोग खेत में रहने लगे, गांव में नहीं। तो गांव से बस्तियां बनी छोटी छोटी, 1 किलोमीटर के बाद वो गांव से बस्तियों का रास्ता लेकर जाने के मनरेगा का पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और विशेषता महाराष्ट्र एक ड्रॉट स्टेट है, तो उसका उपयोग जो है मनरेगा का, तो इसके लिए चेक डैम्स बनाने के लिए उपयोग करना पड़ेगा। ये रूप सेंटर का है, तो वो रूप में थोड़ा स्टेट को भी अधिकार हो कि उसका रूप बदल के लोगों के उपयुक्त के लिए ये कोशिश की जाए। तो अगर ये चेक डैम या ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसके लिए उपयोग करने के लिए मनरेगा का रूप हम बदलने की कोशिश करेंगे। कैंपेन, आप जैसे आपने कहा आप काफ़ी समय से हैं राजनीति में, जब आपने अपना कैंपेन शुरू किया था, कहीं आपने कहा था कि कुछ 20-25 हज़ार रुपये से आपने अपना कैंपेन शुरू किया था। रिसेंटली आपने कहा कि 8 करोड़ आपको खर्चा करने पड़े। मेरा सवाल ये था कि नॉट अबाउट द EC या रेगुलेशन वगैरह, मेरा सवाल ये था कि क्या जिस तरह से अब कैंपेन्स लड़े, जिस तरह से अब इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, जो मतलब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है कैंपेन को लीड करना, और उसकी वजह से पैसे और खर्च हो रहे हैं या अपनी आवाज़ पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, इलेक्शन कैंपेन में बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत प्रभावी हो गया है, हम किसी तरफ से लोगों से रूबरू हो सकते हैं। देखिए कि चुनाव आयोग ने जो मर्यादा में ही मेरे लास्ट टाइम चुनाव में खर्चा किया था, लेकिन मैंने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म होनी चाहिए, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ये मैंने मांग उस समय उठाई थी और आज भी ये मेरा कहना है। लेकिन इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचने का समय आया है। और अगर हम चुनाव में ज़्यादा खर्चा करेंगे और जीतेंगे तो उसका मतलब है कि क्लीन रहने में सबको मुश्किलें आती है, और इसलिए ये चुनाव के खर्चे कम करने चाहिए। और लोगों को अभी जो लोगों पॉलिटिकल पार्टी को खर्चे के लिए पैसा देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी को आज बाय चेक पैसे देने के लिए भी अलाउ करना चाहिए। और हम लोगों से पैसा जमा करते, कैंडिडेट को कम से कम खर्चा करना पड़े और पॉलिटिकल पार्टियां खर्चा करें, ये अगर होगा तो चुनाव का खर्चा भी कम पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। ये कोशिश करनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए।
तो आपका कहने का ये मतलब है कि जब आपने कहा था, ये मुद्दा उठाया था कि आपको 8 करोड़ खर्च करने पड़े, तो आपका कहना, मैंने नहीं कहा था कि 8 करोड़ रुपए खर्चे करने तो पड़े। अच्छा, तो ये खर्चे बढ़ते जा रहे, मैंने 8 करोड़ खर्चा तो न्यूज़ रिपोर्ट में आया था। नो, उसके बारे में मुझ पर केस हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर रिहा। मैंने कोई कहा नहीं था कि बीड कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा, बीड कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने खर्चा किया, तो ये गलत खबर आई थी। मैंने कहा नहीं था। ठीक है, लेकिन मुद्दे की मैं बात कर रही थी। मुद्दा आप ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उसको खर्च नहीं करना चाहिए, खर्च पार्टी करे, और इस बात का और समाज ने भी करना चाहिए। चुनाव आखिर समाज के लिए भी है। हाँ, लोगों ने चुनाव में कैंडिडेट कम से कम खर्चा उसको आना चाहिए, तो लोगों की सेवा वो अच्छी तरह से कर सकेगा। इसलिए सरकार ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ने चाहिए। कैंडिडेट को कम से कम खर्चा करना पड़े। कम्युनिस्ट पार्टी में अच्छी सिस्टम है उनका, और वो जीतने के बाद वो सारा पैसा भी अपने पार्टी को देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी खर्चा करे, पॉलिटिकल पार्टी चंदा खर्चा ले ले और उसके लिए खर्चा करे। इसमें भी लोगों की भावनाओं को बदलना चाहिए। और दूसरी बात है कि इलेक्शन के लिए, जैसे इलेक्शन लेने के लिए सरकार पैसा खर्चा करती है, इलेक्शन के कैंडिडेट को भी आगे चलकर जो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज है उनको चुनाव लड़ने के लिए सहयोग करना चाहिए। आप पार्लियामेंट में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। आपकी एनडीए और बीजेपी काफ़ी टाइम से अपोजिशन में है। अपोजिशन का क्या सहयोग रहा है आपके हिसाब से? अपोजिशन का काम पिछले 5 साल में आप क्या 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 कहेंगे, किस तरह से उन्होंने काम किया? अपोजिशन ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे बिल, कुछ हाइलाइट्स बताइए। हाइलाइट अच्छे लोग, जो अन्ना हजारे का बिल था वो सरकार ने लेना चाहिए और मंजूर करना चाहिए, भूमिका ली। और लोकपाल विधेयक आए तो बीजेपी ने, सरकार हमारी नहीं होती उनको समर्थन दिया, एक बहुत बड़ी बात है। और कई बार अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं किया, सरकार के बिल पास करने के लिए भी हमने सहयोग किया है, नंबर 1। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, 2G स्पेक्ट्रम है, कॉमनवेल्थ गेम है, ये भ्रष्टाचार, और कोलगेट मामला, कोयले के 142 वो माइंस विदाउट टेंडर दी, ये सारे मामले भ्रष्टाचार निकालने का और भ्रष्टाचार सरकार न करे इसके बारे में प्रेशर डेवलप करने का भी काम हमने किया है। और ये मुद्दे उठाए, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई, FDI के इन्वेस्टमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है बीजेपी ने। और ये जो गोल्ड के बारे में और उसके कारागिर है सोनार, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। व्यापारियों को टैक्स के बारे में तकलीफ होती है, उसके खिलाफ भी बीजेपी ने आवाज़ उठाई है। सवाल जो अपोजिशन उठाती है वो तो बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन कई बार हमारे पार्लियामेंट में ऐसा, चाहे जो भी अपोजिशन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, अपोजिशन की वजह से डिस्ट्रप्शन हो जाता है पार्लियामेंट में, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हो तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसको लेके कोई रिफॉर्म आपको लगता है हो सकता है कि जिससे पार्लियामेंट और फंक्शन कर सके? पार्लियामेंट चलनी चाहिए, पार्लियामेंट अच्छी फंक्शन करनी चाहिए, उसके बारे में सभी पार्टी ने सोचना चाहिए। ये 5 साल पार्लियामेंट नहीं चली, तेलंगाना के बारे में एक सरकार ने भूमिका ली, और तेलंगाना का विषय के कारण गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी। गवर्नमेंट के लोग, कांग्रेस के ही लोग तेलंगाना के विरोध में थे, वो पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। न सरकारी पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने, उन्होंने चलने नहीं दिया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट नहीं जो रोका है, सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने ही पार्लियामेंट को रोका है। और तेलंगाना का बिल आया तो 2/3 से पास होना चाहिए, तो बीजेपी ने उनके पक्ष में वोट किया। तो ये जो पार्लियामेंट, आज तक ऐसा माना जाता था कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने जाता है, लेकिन गए 5 साल में सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन पार्लियामेंट में खुद सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन कोई रिफॉर्म हो सकता है इसको लेकर? इसमें रिफॉर्म होना चाहिए कि एक है कि क्वेश्चन आवर चले, कोई भी विषय हो तो। और ये जो सिस्टम हमने अंग्रेजों से उठाई है, तो पार्लियामेंट फंक्शन करे, इसके लिए उसके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट आना चाहिए, और इसको सभी पार्टियों ने स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्यादाओं को, मुद्दों को उठाना चाहिए। हमेशा पार्लियामेंट बंद रहे, ये बीजेपी की बिल्कुल भूमिका नहीं रही बहुत बार। लेकिन और पार्टी है ना छोटी छोटी, जिनके 4-5 भी लोग हैं, वो भी पार्लियामेंट बंद करते हैं। ये जरूर नहीं कि सत्ताधारी और बीजेपी अपोजिशन ने, दूसरे लोग पार्लियामेंट बंद करते हैं। इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए
सर्वसहमति बनानी चाहिए। आपने काफ़ी वक्त से कैंपेन किया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ, आपने आवाज़ उठाई है इसके बारे में। आपको क्यों लगता है कि पूरे, एंड दिस इज़ अक्रॉस पार्टीज अगेन, सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी की बात नहीं है, इतना मुश्किल क्यों रहा है क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए? नहीं, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के मैं खिलाफ हूँ। उसके लिए बहुत लंबी आवाज़ आज मैंने उठाई है, उसके लिए बहुत संघर्ष भी किया है। क्रिमिनल बोले तो गैंग्स हैं विभिन्न प्रकार के, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। क्रिमिनल का मतलब नहीं कि रेलवे का किराया बढ़ने से सत्याग्रह करे। जो क्रिमिनल है उनको किसी भी पार्टी ने सहारा नहीं देना चाहिए। क्रिमिनल्स को चुनाव में खड़े नहीं करना चाहिए, उनको सत्ता में आने का अवसर नहीं देना चाहिए, और इसके लिए सभी पार्टियों ने सोचना चाहिए। लेकिन सही रास्ते से जाने के बनाए शॉर्टकट की कोशिशें पार्टियां करती है, और उसके कारण क्रिमिनल इस अवसर का फायदा उठाकर राजनीति में आते हैं, उसको रोक लगानी चाहिए। आपको लगता है ये बदला है पिछले 5-10 सालों में? बदला है, किसी भी पार्टी में बदला है। रेड्डी बंधु को हमने नहीं लिया अभी इस समय, बदला है। बीजेपी ने तो बहुत अच्छा ट्राई किया है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स क्लीन हो, पारदर्शी हो। इसके लिए आपको लगता है नेशनल पार्टीज में कम हो रहा है, लेकिन रीजनल पार्टीज में अभी भी मुश्किल है? ज़्यादा है रीजनल पार्टी में नेशनल पार्टी के बजाय। नेशनल पार्टी में भी पूरा, मैं नहीं कहूँगा कि क्रिमिनल को टिकट नहीं दिए गए। कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहाँ सभी पार्टी के लोग ही क्रिमिनल है, ऐसी हालत भी है। तो देखिए कि दूध में पानी और पानी में दूध, ये जो होता है ना, तो इसके लिए जनता का दबाव बढ़ना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मेरी भी पार्टी हो, अगर क्रिमिनल को टिकट देगी तो उसको हराना चाहिए। अगर जनता हराएगी तो कोई पार्टी भी साहस नहीं कर सकेगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिमिनल को बढ़ावा दिया तो उस पार्टी को सबक सिखाने की कोशिश करनी चाहिए जनता ने। अगर जनता ये करेगी तो ये सुधारना होगी। इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। एक मुद्दा जो अभी आपको लेकर उठा था बोगस वोटिंग का, आपने उसके बारे में बयान दे दिया है अपना? मैंने दिया है। मैंने कोई बोगस वोटिंग जिंदगी में नहीं किया, न मैं बोगस वोटिंग के पक्ष में हूँ। बोगस वोटिंग करना, मैं तो एक बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी का मर्डर है बोगस वोटिंग करना। और बोगस वोटिंग बिल्कुल कोई भी करेगा तो गलत है। ये तो मेरे पर एनसीपी ने झूठे आरोप लगाए कि मेरा भतीजा है कि वो कहता है 1 लाख बोगस वोटिंग किया। तो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 98,000 वोट मिले तो 1 लाख बोगस कहाँ हो गए? तो मैं बोगस वोटिंग के खिलाफ हूँ। बोगस वोटिंग गलत है, बोगस वोटिंग से सही फैसले नहीं आते। इसका समर्थन तो शरद पवार कर रहे हैं। उन्होंने तो खुलेआम जनता को कहा कि आप उधर 17 तारीख को वोटिंग करिए, फिर इधर 24 को वोटिंग करिए। ये नेशनल लीडर हु वाज ऑपोजिशन लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, एक चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार महाराष्ट्र के, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बोगस वोटिंग करो। इलेक्शन कमीशन शुड टेक ए स्ट्रांग एक्शन। उनको कैंपेन पर पाबंदी लगानी चाहिए। जो खुलेआम बोगस वोटिंग का समर्थन करते हैं और बोगस वोटिंग के लिए प्रेरित करते हैं, तो चुनाव इतने बड़े नेता अगर ऐसे समर्थन करेंगे तो लोग क्या करेंगे? इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, एक स्ट्रांग एक्शन करना चाहिए उनके खिलाफ, और जिसके कारण बोगस वोटिंग का कोई भी समर्थन कर न सके, ऐसा सबक उनको सिखाना चाहिए। लेकिन आपने वेरीफाई कर लिया कि आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह से अलेज किया गया? हाँ, मैंने वेरीफाई किया है कि मेरे तरफ से कोई बोगस वोटिंग का प्रयास नहीं हुआ है। ओके। अब मैं थोड़ा आपके अलायंस के बारे में, महायुति अलायंस के बारे में बात करना चाहूँगी। यू वर वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स। शुरुआत में जब शिवसेना के साथ पहली बार अलायंस बना है, तब से आप उसमें इन्वॉल्व रहे हैं इस अलायंस को बनाने में। आप थोड़ा हमें बताएंगे, काफ़ी वक्त हो गया है अब इस अलायंस को, कि इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? इसकी स्ट्रेंथ है कि ये बहुत लंबा अलायंस चला है। बिल्कुल स्ट्रेंथ है। हाँ, कि मुझे नहीं लगता कि देश ने इतना लंबा 24 साल हो गए अलायंस चला है। आपको क्यों लगता है? क्यों? नहीं, देखिए अलायंस इतने समय चलना ये कोई साधारण बात बिल्कुल नहीं है। और आज दूसरी पीढ़ी चला रही है। प्रमोद जी और बाला साहब ने अलायंस किया था, तो आज हम और उद्धव इसको चला रहे हैं। तो मतलब और तीसरी पीढ़ी आगे चलाएगी। उद्धव जी का बेटा भी राजनीति में आया, तो ये 3 पीढ़ी अलायंस चलना, इसका मतलब इसका एकता बहुत मजबूत है, स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, और कॉमन मुद्दे बहुत मजबूत है। इसलिए व्यक्तियां या कोई प्रभाव उनको तोड़ नहीं सकता। ये सबसे बड़ी
एक स्ट्रांग पॉइंट है इसकी। तो आपको क्यों लगता है ये मजबूती, इस मजबूती के पीछे क्या है? ये मजबूती के पीछे दो कारण हैं कि एक है हिंदुत्व और दूसरा कारण है कि अल्टरनेटिव। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को अल्टरनेटिव देने का एक प्रयास है। अकेली शिवसेना है, अकेली बीजेपी नहीं दे सकती, दोनों मिलकर दे सकते हैं। इसका ये बेस है कि हमने एक बार सरकार 95 में लाई थी और इस समय हम बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और ये अलायंस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द पब्लिक। डेमोक्रेसी में अगर अल्टरनेटिव नहीं दोगे तो लोग जिताएंगे नहीं। तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी को एक बेटर अल्टरनेटिव देने का ये प्रयास है। ये उसकी पॉलिटिकल एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हमने पूरा किया है। और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो दोनों पार्टीज के बीच में सेम है, सिमिलैरिटी है? सेम नहीं, सेम कोई भी पार्टी अलग, लेकिन अधिकतर सेम है। बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल सेम कोई मुद्दे पर नहीं, अधिकतर सेम है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी ने एमएनएस को अप्रोच किया था अलायंस के लिए या नहीं किया था? बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, तो क्या उस बारे में देखिए, एमएनएस के लिए हमने, मेरी पार्टी ने, किसी ने एमएनएस और बीजेपी मिलकर अलायंस करे इसके लिए कोई पहल नहीं की। कोई तीनों मिलकर करे इसके लिए शुरू में हमने प्रयास किया था। अच्छा, शिवसेना, एमएनएस और अकेले शिवसेना को छोड़कर सपने में भी भाजपा एमएनएस के साथ जाने का सोच नहीं सकती, न जाएगी। लेकिन शिवसेना का ही हिस्सा एमएनएस, वो वापस आए हमारे साथ। ये प्रयास जरूर बीजेपी के लोगों ने तो क्यों नहीं कामयाब हो सका वो प्रयास? कामयाब होना एक अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर हुए। लेकिन ये प्रयास महायुति बनने के पहले के हैं। तो मैंने भी इसके लिए प्रयास किया और मैं भी कहता रहा कि एमएनएस को साथ लेना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। वो संभव करने की ताकत शिवसेना प्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे में थी, वो आज हमारे में नहीं है। कोई और तीसरा आदमी ये दोनों भाइयों को एक लाने के लिए सफल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने शिवसेना के साथ है, शिवसेना का ही समर्थन करेंगे और एमएनएस, शिवसेना बिना एमएनएस को साथ जाने का बीजेपी सपने में भी सोच नहीं सकती, न सोचा है। नेशनल लेवल पे बीजेपी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनको दो रूप से देखा जा रहा है। एक तो लोग कुछ कहते हैं कि जैसे मतलब कंक्लूजन में डिसएग्रीमेंट्स हैं, इम्प्लोजन हो रहा है पार्टी के। दूसरा ये भी लोगों का मानना है कि नहीं, ये ज़रूरी चेंजेस हैं और जब भी चेंजेस होते हैं तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट होती है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं अच्छी तरह इसको देखता हूँ कि आज बीजेपी में जो चेंज आया है बहुत अच्छा है। बीजेपी ने बहुत चुनाव के पूर्व नरेंद्र मोदी को नेतृत्व दिया है। नरेंद्र मोदी सफल नेता है, उन्होंने बहुत समर्थन हासिल किया है। बीजेपी के बाहर भी उनको बहुत बड़ा समर्थन है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे जा रही, इसलिए सफलता हासिल करने की संभावना बनी है। इसलिए जब ऐसे परिवर्तन होते हैं तो निश्चित दो पीढ़ियों में अंतर होता है। कोई चेंजेस एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविकता है और इसलिए कभी कभी जिम्मेदारियां भी बदलती है। वो जिम्मेदारियां बदलना कोई गलत नहीं, एक अच्छे कदम है और इस अच्छे कदम को जनता का समर्थन मिलता जा रहा है। लेकिन पार्टी इसकी चेंज के लिए तैयार है? आपको लगता है जिस तरह से डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं उनको सबको साथ लेके चल पाती है? व्यक्ति का डिसएग्रीमेंट कोई पार्टी से डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये तो कोई भी पार्टी हो तो दो चार लोग नाराज हो ही जाते हैं। अगर ऐसे कदम नहीं उठाते तो भी नाराज हो जाते। तो ये देखिए कि बट मिस्टर मोदी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इलेक्शंस सर पे हैं।
निर्णय हो, ये बीजेपी की भूमिका रहेगी तो मुझे लगता है कि आरएसएस को भी कोई हस्तक्षेप करने का काम नहीं पड़ेगा। और आरएसएस हस्तक्षेप की तो बिल्कुल ही बात नहीं। हाँ, आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते अच्छे हैं और मोदी के जमाने में भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि मोदी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते और अच्छे बनेंगे और दोनों के सहयोग से देश आगे बढ़ेगा।